अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और हमने अक्सर फिल्मों के डायलॉग सुने हैं या अक्सर हमने बात करते हुए सुना है कि अगर आपका शौक आपका काम बन जाए तो फिर आपकी पकड़ को, आपकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अक्सर लोग जो काम बाय फोर्स कर रहे होते हैं, अपने करियर का इंतखाब ऐसा कर लेते हैं जो वो नहीं करना चाहते, तो हमने देखा है कि वो हमेशा उकताहट, थकन, परेशानी, स्ट्रेस का शिकार लेते हैं, बरक्स उन लोगों के कि जिनका शौक ही उनका काम बन जाता है। आज एक ऐसी ही बलोचिस्तान की खातून से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि बड़ा डिफरेंट काम कर रही हैं। आइसक्रीम खाने का शौक जनाब ये रखती थी और आइसक्रीम का बिजनेस ही इनका कारोबार बन गया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रही हैं। बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है। इरफा अजहर खान हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग इरफा। बताइएगा अपने काम के बारे में सबसे पहले कैसे आगाज हुआ? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इरफा, कब से काम कर रही हैं आप? मैं जो हूँ 2 साल हो चुके हैं मुझे। हाँ। 2020 में मैंने शुरू किया था, कोरोना के टाइम पे। अच्छा, तो आइसक्रीम का बिजनेस ही क्यों इरफा, कुछ और क्यों नहीं? बेसिकली ऐसे हुआ था कि मुझे खाना पकाने का और बेसिकली नई-नई चीज़ें बनाने का जो शौक है, तो एक दिन मैंने कुछ बनाया था एंड इट टर्न्ड आउट टू बी आइसक्रीम। हालाँकि मुझे आइसक्रीम नहीं बनाई थी वो मैंने। आपने तो ये क्या बनाया था? रेसिपी थी एक। क्या कुछ मीठा बना रही थी मैंने आप? चीज़ों को मिक्स किया था। मैंने हाँ, बिल्कुल मीठा बनाया था। मेरी बहन मुझसे ज़िद कर रही थी कि उसने कुछ ऐसा चॉकलेटी सा खाना है और कुछ बनाओ ना। तो मैंने कुछ चीज़ें मिक्स की थी और मैंने वो फ्रीज़र में रख दी थी और निकाली तो वो आइसक्रीम। अच्छा, तो वो फिर बड़ा क्या कोई यमी आइसक्रीम बनी, बड़ा कोई यमी डिजर्ट बना, हाँ, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड दिया आपकी बहनों ने? जी, उस वक़्त मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई थी। हाँ। तो जिसने खाई उन्होंने कहा फौरन सोचो तुमने इसमें डाला क्या था और ये लिख लो। मैंने फिर लिख लिया आपने था आपने उनको फिर बताया एक्चुअली में कि ये तो गलती से आइसक्रीम बन गई है भाई, ये आइसक्रीम एक्चुअली नहीं है, मैं तो एक डिजर्ट बनाना चाह रही हूँ। बिल्कुल, उन्हें पता था ये। अच्छा, तो फिर वहां से जी, इंस्पिरेशन जी, मिली क्योंकि आपको? मुझे शौक था कि मैं क्रिएट करूँ ना कोई रेसिपी। तो मैंने जब की पहली बार कुछ मैं डिफरेंट करती रहती थी। उन्हें हाँ। पता था कि अभी भी ये कुछ एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। हाँ। तो वो आइसक्रीम बन गई थी। अच्छा, तो ये सब कुछ आप घर पे तैयार करती हो, खुद से सब कुछ बनाती हो? जी, जी। जी, जी, ये वन मैन आर्मी है, ये मैं ही अकेले ही करती हूँ सारा मैनेज। अच्छा, तो शुरू से वैसे यू वर इनटू कुकिंग, खाना वगैरह, किचन में काम करने का, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का, बेकिंग करने का कुछ ना कुछ शौक हमेशा जी, से जी। रहता था? जी, जी, अच्छा। शुरू से है मुझे बेकिंग का, खास तौर पे मीठे बनाने का। अच्छा, तो फिर बिजनेस का आइडिया कैसे, आगाज कैसे किया? बिजनेस का आगाज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था शुरू में तो। सिंपल ये था कि जिसने आइसक्रीम खाई उसने फिर मुझे कहा कि ये चीज मतलब यहाँ नहीं है और ये इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। यानी कि जो एक बार मैंने खाए वो introduce बार बार आए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो तो कितने तरह उन्होंने के जिस हाँ जिसने हाँ। खाया, जिन-जिन ने खाया फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका एक ऐड बना के अपने हाँ। सोशल मीडियाज़ पे डाल देंगे ना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वैसे वगैरह पे। मैंने डाल दिया था और मुझे नहीं था, उम्मीद नहीं थी मुझे कि कोई रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन वो आ गया और माशाल्लाह से उस दिन से आज का दिन है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मेरे पास ऑर्डर ना हो। अल्फा, वैसे आज इस रात से पर्दा उठा ही दें कि आपने उस दिन एक्चुअली बनाया क्या था, उसकी रेसिपी क्या है बता दें। रेसिपी नहीं बता सकते। ओह, सीक्रेट रेसिपी है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब तो काफी सारी इनोवेशन भी हो गई होगी, अब तो उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन हो गई होंगी, ऐसा ही है या वही पुरानी जो गलती से आइसक्रीम बन गई थी वही रेसिपी चलती आ रही है? रेसिपी तो वही है लेकिन अब इनोवेशंस बहुत हो चुकी हैं। अच्छा, तो क्या क्या और आप बनाती हैं, मुझे वो बताएं। आइसक्रीम्स में तो मेरे पास यही फ्लेवर्स हैं, अराउंड 40 फ्लेवर्स हैं।
मेरी चॉकलेट आइसक्रीम, ब्लूबेरी आइसक्रीम और सीज़नल स्ट्रॉबेरी मलबा, आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अच्छा। डिफरेंट जितनी भी आइसक्रीम्स मैं बनाती हूँ तो लोगों को अच्छी लगती हैं। मेरे पास रिपीट कस्टमर्स भी बहुत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अरफा यू आल्सो टेक केयर ऑफ बाकी योर इसके हाउस, साथ घर मैं भी अपना आप देखती हैं और उसके साथ अपना होम बिजनेस भी आप कर रही हैं? नहीं, मैं एलएलबी कर रही हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, साथ में मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो फैमिली फुल सपोर्टिव है? जी, जी, फुल सपोर्टिव है तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कल्चर है आपके एरिया में जहाँ पर आप रहती हैं, आपके टाउन में? किस तरह से ख़वातीन जो है वो कामकाज में या बाहर जो है वो जॉब्स वगैरह में कितना ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह से, कितना फ्रेंडली है ख़वातीन के काम करने के हवाले से? उम, गुज़िश्ता जो मैंने कुछ सालों में देखा है, वो ये देखा है कि औरतें अब काम की तरफ आई हैं, बहुत सारी बिज़नेस की तरफ आ गई हैं। सिर्फ मैं नहीं, अब तो क्वेटा में बहुत सारे और भी होम बेस्ड फूड बिज़नेसेस हैं। हम्म। अच्छा। और दूसरा वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में भी काफ़ी अब फीमेल्स का रोल प्ले होना शुरू हो गया है। अच्छा, तो अरफा आप समझती हैं कि अब आप इसको अपना परमानेंट बिजनेस बनाएंगी या कुछ आगे जाके जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसको प्रैक्टिस करेंगी, या अब इसमें इतना अच्छा फीडबैक आया है, इतनी अप्रिसिएशन मिली है तो ये तो आप करती रहेंगी? ये तो मैं करती रहूंगी, ये तो मेरा शौक है ना, और शौक कभी भी खत्म नहीं हो सकते। बाकी डिग्री जो है वो तो मेरा एक एजुकेशन पर्पस है, वो मेरा एक अलग स्कोप है, लेकिन ये तो शौक है। अच्छा चलो, फिर मुझे बताएं अरफा, आप हमें कब आइसक्रीम्स भिजवा रही हैं, हमें और हमारी टीम को? आप लोग इनवाइटेड है, आ जाइए। अच्छा ठीक है। अच्छा अरफा, मुझे बताएगा कि जो भी खवातीन, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो इंटीरियर से हम लेते हैं बलूचिस्तान या सिंध में जो काम कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए कुछ कर रही हैं, उन खवातीन के लिए एक मैसेज, एक पैगाम के कैसे जो आगे बढ़ना चाहती हैं अपनी लाइफ में, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे पहले जो है उनके घर वालों से कहना चाहूंगी कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करें कि वो आगे से ग्रो ही ना कर सके कोई फीमेल। हमारे यहाँ मतलब मैंने ये चीज नोटिस की है कि खवातीन में टैलेंट बहुत ज्यादा है और स्किल्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको डेवलप नहीं होने दिया जाता, शायद इस डर से कि वो आगे बढ़ जाएंगी, या पता नहीं क्या एक डर है यहाँ सोसाइटी में कि खवातीन अगर आगे निकल गई तो आई डोंट नो क्या एक कॉन्सेप्ट है माइंड्स में ना, वरना खवातीन जिनको सपोर्ट मिलती है वो तो माशाल्लाह बहुत आगे चली जाती हैं। तो अरफा, आप अपने आसपास किस तरह से देखती है कि खवातीन तालीम भी मुकम्मल अपनी करती हैं, फैमिली उनको सपोर्ट करती है? आपके टाउन में, आपकी सिटी में, आपकी जगह पे खवातीन जो काम करना चाहती हैं उनको उतना अच्छा सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से? यहाँ पे हर तरह की फैमिली है, ऐसी भी हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं, हाँ। ऐसे भी हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज्यादा है, ऑब्वियसली वहाँ पे ये चीज फिर कम है, सपोर्ट वाला फैक्टर कम है। लेकिन जो पढ़े लिखे खानदान है वहाँ पे तो फीमेल्स भी काम कर रही हैं, मेल्स भी कर रहे हैं। तो अरफा, स्टडीज को और साथ अपने काम को मैनेज करना आपके लिए इजी रहता है? काफी हेक्टिक हो जाती है रूटीन मेरी, लेकिन कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ। चले, बेस्ट विशेस टू यू अरफा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके, और स्पेशली जो खवातीन दूर दराज जगहों पर अपने लिए कुछ कर रही होती है, जिनकी फैमिली बहुत उनके लिए सपोर्टिव होती है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे लोगों को। और आई गेस कि हमें इस हवाले से, खवातीन की तालीम के हवाले से, उनके काम करने के हवाले से, हमारी फैमिलीज़ को, हमारी सोसाइटी को और एजुकेट होने की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बढ़ेंगे अब हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब, जिसके बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम में इस सेगमेंट में एक बहुत ही संजीदा मसला जिसको मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ, और जिन पेरेंट्स को ये मसला दरपेश है या जो फैमिलीज़ इसको फेस कर रही हैं, वो लाजमी ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और उसके अलावा जो फेस नहीं भी कर रहे हैं वो भी सुनिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए भी शुड नो, क्योंकि हम अपने आसपास बगैर किसी चीज़ का नॉलेज रखते बहुत सारी बातें स्प्रेड कर रहे होते हैं। जब एक बच्चा या बच्ची बोल नहीं रहा होता,
बातें नहीं कर रहा होता एक सर्टेन एज तक, तो मैंने ये सुना है हमेशा कि कोई बात नहीं, अक्सर बच्चे लेट बोलते हैं, बोलना शुरू कर जाएंगे, सीख जाएंगे। ये जुमला हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर के आसपास के लोग ये बहुत बोलते हैं। अब पेरेंट्स चूँकि जो फर्स्ट टाइम स्पेशली जो पेरेंट्स बने होते हैं, चूँकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो इस चीज़ को संजीदा नहीं लेते हैं और उसमें बच्चे के जो शुरू के जो बहुत ही कीमती साल होते हैं वो बग़ैर इस मसले की जो संजीदगी है उसकी नौयत को समझते हुए वो साल गंवा देते हैं। और फिर बहुत समटाइम लेट हो जाता है, बहुत देर हो जाती है कि हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा बोलने में दिक्कत महसूस कर रहा है और फिर आपको किसी स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आपको बच्चे की किस उम्र में रियलाइज़ करना है कि आपका बच्चा बोलने में तकलीफ महसूस कर रहा है या बोल नहीं पा रहा, और इस मामले को संजीदगी से लेना है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है महा इश्तियाक, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। महा, थैंक यू सो मच। क्या मैंने ठीक कहा कि हमारे यहाँ बहुत देर तक इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया जाता कि बच्चा आखिर क्यों नहीं बोल रहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर एक तो अमूमन अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी, कि वो इसको इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि ठीक है बोल लेगा। इसी में वो अपने बच्चे की जो मैक्सिमम जो टाइम होता है जिसमें आपका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है वो इसको इसी में गंवा देते हैं। जिस तरह कि हम अब बच्चे को एक स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की बात करते हैं, तो वो अब आपको देखें तो बच्चे को जिस तरह वन वर्ड स्पीच जो है वो 1 ईयर पे आ जाती है अमूमन, ठीक है। उससे पहले भी जो बच्चे जिस बाबा बाबा करते हैं वो भी एक आपका वर्ड बैबलिंग टाइप होती है जो हम बच्चों को कंसीडर करते हैं कि ये बोलने की तरफ आ रहा है। तो 1 वर्ड स्पीच जो है 1 ईयर पे आती है। जब 1 वर्ड स्पीच ही नहीं आ रही आपकी 1 वर्ड पे, तो इसका मतलब कि कुछ डिले है, कुछ अनदर फैक्टर है जो भी आपकी वजह से जो आप नहीं बोल पा रहे। उसके बाद जो है आपकी इसी तरह डेवलपमेंट होती है स्पीच एंड लैंग्वेज। 2 ईयर्स पे 2 वर्ड स्पीच होती है आपकी, 3 ईयर्स पे 3 वर्ड स्पीच होती है। तो जब पेरेंट्स हमारे पास इस कंप्लेंट से आते हैं कि ये ना तो बोल रहा है, ये ना समझता है, ये ना रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर हम अच्छा, वहाँ यूजुअली लोग किस एज में मतलब आते हैं, परेशान होते हैं, और कब उनको ये रियलाइज़ होता है? इज इट टू लेट कि जब वो लेकर आते हैं आपके पास? बेसिकली जब पेरेंट्स वरी होना शुरू हो जाते हैं, वो इस फेज से निकल आते हैं कि जब आसपास के लोग ही उनको कहना शुरू कर देते हैं कि बोल क्यों नहीं रहा अभी तक। जी, तो फिर हम देखते हैं लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज डिले इटसेल्फ अ सिम्पटम ऑफ मैनी डिसऑर्डर्स, यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसमें, जिसका सबसे आजकल जो है मेन आपका ऑटिज्म। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्पीच डिले? देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना एक बीइंग अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हमारा काम होता है कि एक मदर आई है बच्चे को लेकर प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ, उनकी यही होती है अमूमन कि ये बोलता नहीं है, ना समझता है, ना मेरी बात को समझता है। यानी कि माँ बाप जो कमांड्स दे रहे हैं बच्चा उसको फॉलो नहीं कर रहा। जी, तो इसमें हम सबसे पहले रूल आउट करते हैं कि कोई डेवलपमेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है इसको। अच्छा। उसमें ऑटिज्म आ जाता है हमारे पास, मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। इसमें जो है ऑटिज्म में ये होता है कि हमें बाकी भी साइंस देखने पड़ते हैं बच्चे में। उसमें और वो साइंस क्या है? उसमें ये होता है कि एक तो सबसे पहले एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले होता है, यानी वो ना समझ रहा होता है ना वो बोल रहा होता है अपनी नीड्स। दूसरी ये कि वो ना तो आपके नाम पे अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है, हम आपको बुला रहे हैं वो आपको इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, और ना ही आपको आई कॉन्टेक्ट देगा। मतलब उनकी अपनी एक दुनिया होती है, वो उसमें होते हैं, यानी कि वो आपके साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते। जब इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे भी नहीं। उनकी अपनी ही कोई जबरिश लैंग्वेज होती है जिसमें वो बोल रहे होते हैं। कुछ स्पेसिफिक रीजंस क्या हैं? रीजंस ये हैं कि ऑटिज्म जो है आजकल ये मतलब एक्वायर्ड होता है। ये इसमें आपका मेजर फैक्टर्स होते हैं, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, इसकी वजह से होता है। इसमें सबसे जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम जो है माएँ जो अपने बच्चों को, मतलब जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो टाइम नहीं दे पा रही होती। बच्चा जो है स्क्रीन मीडिया यूज़ करता है, वो स्क्रीन मीडिया आपके बहुत ज़्यादा आपको अब ऑटिज्म इज नॉट अ थिंग कि बच्चा जिसके साथ पैदा होता है, ये ग्रेजुअली मतलब कि उसके बाद आपका बेबी जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जी बिल्कुल आपको ट्रिगर करते हैं। यही स्क्रीन टाइम आ गया, मदर और फादर का क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा बच्चे को, और उसका कोई इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से जो है आपका बच्चा आ सकता है ऑटिज्म में। रेड फ्लैग्स आपके होते हैं ये। ओके,
ठीक है, और इसके अलावा जिस तरह एक आपने बताया कि ऑटिज्म है और इसके अलावा आपने बताया कि दीगर ब्रेन डेवलपमेंट एक प्रॉब्लम्स, वो किस तरह से डायग्नोसिस उसका कैसे होता दूसरा है? ये है कि आइसोलेटेड स्पीच एंड लैंग्वेज डिले भी होता है। उसमें आ जाता है कि स्पीच एंड लैंग्वेज जो है ना, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। स्पीच जो होता है वो हमारी जैसे सिर्फ साउंड्स होती हैं जो हम बोल रहे हैं, वो स्पीच होता है, लेकिन लैंग्वेज ये होती है कि आप उन वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में। तो इसमें आपके आते हैं डिलेज आते हैं, मतलब आइसोलेटेड, इसमें कोई और आपको ब्रेन इशू नहीं होता, आपका या तो रिसेप्टिव इशू होता है या फिर एक्सप्रेसिव होता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले ये होता है कि आपको जो है बात समझ ही नहीं आ रही। जाहिर है जब आपको बात समझ नहीं आएगी तो आप फिर उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकोगे। और रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले ये होता है कि आप बोल ही नहीं पा रहे, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, वर्ड को बता ही नहीं पा रहे। अच्छा, वहाँ जो फिर पेरेंट्स आते हैं, चाहे ऑटिस्टिक बेबी हो या कुछ और ब्रेन डेवलपमेंट का किसी तरह का कोई डिसऑर्डर या प्रॉब्लम हो, और जब प्रॉपर बच्चे को टाइमली स्पीच थेरेपी दी जाती है तो बेबी की रिकवरी 100% होने के चांसेस हैं? नहीं, 100% तो नहीं होते। एटलीस्ट ये होता है कि जो अपनी एज से पीछे तो होते हैं ये, मतलब डिले होता है, मतलब हम उस लिहाज से ट्रीट करते हैं कि अगर इसको इसकी ये इस एज पे ये नहीं एक्वायर, तो पीछे क्या है, हम हायरार्की बनाते हैं, उसको हायरार्की में लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, उसको रिकग्निशन कराना। जाहिर है जब रिकग्निशन करेगा चीज़ों की तो ही वो बोलेगा। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं क्योंकि कोई मेडिसिन तो है नहीं जो हम दें तो फ़ौरन ठीक हो जाए। तो कौन सी एज अलार्मिंग है कि बच्चा नहीं बोल रहा? देखिए जिस तरह कि मदर बीइंग अ मदर, आप जो है बच्चे को सिंस व्हेन ही एंड शी बॉर्न, तो आपको तभी पता लग जाता है कि ये मतलब कोइंग कर रहा है, अपनी आवाज़ें निकाल रहा है, साथ ही साथ बेबी साउंड के साथ मूव करता है, मूव करता है, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करता है, तो आपकी मतलब डिफरेंट मंथ्स पे आपकी डिफरेंट अचीवमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें अब जिस तरह बैबलिंग आ जाती है आपकी, जिस बच्चा बाबा बाबा कहता है वो 6 मंथ्स पे बोल लेता है। और 1 वर्ड स्पीच जो हमने रखा हुआ है, क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वो 1 वर्ड स्पीच है वो आपकी 1 ईयर पे आती है। ओके, तो इसके लिहाज से हम देखते हैं कि 1 ईयर पे 1 वर्ड स्पीच नहीं है, तो इसका मतलब कि समथिंग इज अलार्मिंग की आपकी कुछ है मसला कि जिसकी वजह से वो नहीं बोल रहा। अच्छा, किस एज में, जैसे कि 2 साल का बच्चा अगर बिल्कुल नहीं बोल रहा, तो जितना अर्ली जाएंगे उतना बेटर प्रोग्नोसिस होगा। ओके, जितना अर्ली आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं उतना बेटर प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि ब्रेन की मैक्सिमम डेवलपिंग 5 ईयर्स तक होती है। अगर तो आप उससे पहले आपकी ये इस चीज़ को कर लें तो वो काफ़ी बहुत बेहतरी आ जाती है। अच्छा, वहाँ जैसे कि कुछ बच्चों को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा उनकी एज हो जाती है और उसकी स्पीच थेरेपी भी चल रही होती है, अब किस तरह की प्रॉब्लम्स आगे चल के कितनी रिकवरी, किस हद तक रिकवरी हो जाती है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर आप मैं पूछूं कि लाइफ टाइम फेस करना पड़े बच्चे को, तो वो क्या हर्डल्स होती है? देखिए, अगर एक बच्चा जो है अपनी नीड और अपनी एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक एग्रेशन आएगा, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, वो अपनी कम्युनिकेशन नीड्स ही नहीं बता रहा तो उसको वो एग्रेशन भी आएगा, उसको बिहेवियर इश्यूज भी आएंगे, साथ उसके वो आइसोलेटेड सा रहेगा। जितना उसको हम इसको इस चीज़ को ठीक ही नहीं करेंगे तो उसकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब जितना इसको अर्ली ठीक कर लोगे, जितना अर्ली इसको पकड़ लोगे, तो उतना ज़्यादा आपका बेटर प्रोग्नोसिस होगा। अच्छा, वहाँ घर पर पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिनका बच्चा डिले स्पीच में है? हम सबसे पहले पेरेंट्स को कहते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, लाइक अगर स्क्रीन टाइम है बच्चे का बहुत ज़्यादा, तो स्क्रीन टाइम सबसे पहले कम करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम कम करने से बहुत बेहतरी आती है। दूसरा ये कि जो मदर और फादर होते हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं, वो बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे होते, कि उसके साथ उसका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा होता, वो केयर गिवर के साथ रह रहा होता है, उसका इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता जितना मदर को चाहिए देना बच्चे को। तो हम मदर और फादर को कहते हैं कि आप अपना टाइम निकाल के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ एक्टिविटीज़ के थ्रू प्ले करें, उसको सोशली इंटरेक्ट करवाएं, इन्वायरमेंट में लेके जाएं, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ बच्चे हों, जहाँ वो देखे खेले चीज़ें देखे, पार्क्स वगैरह में ले जाएं, जहाँ पर उसकी बेसिकली आपका होता है कि उसको एक्सपोजर देना हर चीज़ का। जितना आप उसको एक्सपोजर दोगे, जितना आप उससे बातें करोगे, उतना वो इस चीज़ को ठीक होगा, उसकी तरफ बेहतरी की तरफ आएगा। ठीक है। अच्छा महा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है, या सिर्फ हमारे इन्वायरमेंटल बिहेवियर की वजह से ही बच्चा इससे इफेक्ट होता है? बेसिकली ये इनहेरिटेड भी होता है कभी, कि वो कहते हैं कि माँ मदर की प्रेजेंटिंग कंप्लेन ही होती है कि इस तरह इसका भाई भी लेट बोला या इसके फादर भी लेट बोले, ये होता है, आता है केस हिस्ट्री में आपकी। लेकिन जो है वैसे साइड बाय साइड आजकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं
क्योंकि गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, गैजेट उसकी का वजह से। इस्तेमाल ही बच्चे को आपको डिले की तरफ लेके जा रहा है। ठीक। स्क्रीन मीडिया है वो उसकी तरफ अच्छा इंटरेस्ट है। अब एक और सवाल कि अब पेरेंट्स को किस एज में बच्चों को गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन या आईपैड्स, एंड्रॉयड टैबलेट्स कब इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, उनका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? देखें, जो एक हमारा क्राइटेरिया है उसमें तो 1 ईयर तक आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके। उसके बाद ग्रेजुअली आपका 1 ईयर के बाद स्क्रीन टाइम बहुत कम, लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स अ डे, इतना होना चाहिए अंडर सुपरविजन। अंडर सुपरविजन। तो ये इतना ज़्यादा, क्योंकि आजकल भी आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट यूज़ है 7 to 8 आवर्स। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, और हम लोग अपनी आसानी के लिए अपने बच्चों को भी, ताकि बच्चे हमें तंग ना करें और हमें बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट ना करें, क्योंकि बच्चा है वो डिमांड भी करेगा, वो ज़िद्दी भी होगा, वो फंसी भी होगा, बहुत सारी डिमांड्स भी करेगा। तो पेरेंट्स अपनी बेसिकली आसानी के लिए बच्चों को गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। और जैसा कि महा ने कहा कि जो हमारे इन्वायरमेंटल बिहेवियर जो कि बच्चों को मिल रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा इस मसले का शिकार हो सकता है। थैंक यू सो मच महा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही बढ़ेंगे हम नियो पाकिस्तान में एक ब्रेक की जानिब, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्ज की, एक ऐसे तकलीफ की जिसमें कमो पेश बहुत सारे लोग मुब्तला होते हैं। मैं बात कर रही हूँ आधे सर के दर्द की, जिसको दर्द शकीका कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको माइग्रेन भी कहा जाता है। कहा यह जाता है कि जो ये दर्द है ये मर्दों की निस्बत खवातीन में ज़्यादा होता है। और एक रिसर्च, एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह भी बताया गया है कि ये मर्ज 15% की शरह से दुनिया भर को मुतासिर कर रहा है। और ये शिद्दत इस कदर इख्तियार कर लेता है कि अगर आप अपने काम पे हैं, अपने जॉब में हैं, तो वहां पर काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दर्द की वजूहात क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये क्रॉनिक कब होता है, ये सारी बातें हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर हम दर्द शकीका या माइग्रेन की बात करते हैं तो इसकी वजूहात की बात की जाए, कि रीजंस की बात की जाए, तो वो क्या है? बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल है दर्द शकीका से या माइग्रेन से पहले हम अगर सिंपल हेडेक की बात कर लें जी। थोड़ी सी ब्रीफली, तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी हेडेक ना हुई हो। ठीक। अब दर्द की बहुत सारी किस्में हैं सर दर्द की। एक पूरे सर में दर्द होती है, एक आधे सर में दर्द होती है, एक सर के किसी हिस्से में दर्द होती है, एक गर्दन में दर्द होती है। कुछ दर्दें हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ दर्दें अल्लाह ताला ने इंडिकेशन बनाई है कि अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, उसमें सबसे आसान जो हेडेक्स हमारी रूटीन में होती हैं वो टेंशन हेडेक्स हैं। जैसे किसी को स्ट्रेस में, किसी को लैक ऑफ स्लीप में, किसी को फटीग में। जो टेंशन हेडेक्स होगी बेसिकली आमतौर पे वो सारे सर की दर्द होती है और वो नॉर्मल और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप कोई सो लेंगे तो बेहतर हो जाएगी, हल्की सी कोई दवाई खा ली तो बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेस दूर हुआ तो बेहतर हो जाएगी, लाइट काम कर ली तो बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब ये सिंपल टेंशन हेडेक है। फिर जो दूसरी काम पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं वो आते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, उस सूरत में भी हेडेक होती है। अच्छा, इन हेडेक्स को पहचानना ज़रूरी है। These are the different types. यस, इसलिए कि मैं आपको सबसे पहले कॉमन वाली बात कर रहा हूँ, फिर हम दर्द शकीका पे भी आते डॉक्टर हैं। साहब, मुझे यूजुअली चाय पी के हेडेक दूर हो जाती है, वो तो मेरे ख्याल से कि बेज़रर है। वो बेज़रर है, स्ट्रेस हेडेक है, वो मस्कुलर हेडेक है। सो हेडेक की बहुत सारी किस्में हैं। अब किसी को अगर ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा हो गया कि मेरा ज़्यादा है और हेडेक शुरू हो गई है, और अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे दैट कैन बी डेंजरस। अब सपोज वो कैसे होगी, उसमें जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, किसी को गर्दन में खिंचाव शुरू हो जाएगा, किसी को थ्रॉबिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ऐसे इस जगह पे थ्रॉबिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। हम अगर साथ साथ डॉक्टर साहब बताते भी रहे, अगर आप जी सर के उन हिस्सों को थोड़ा सा टच जी, करके, दोनों कनपट्टियां जो हैं इनके ऊपर आपको ऐसे लगे जैसे कोई मशीन चल रही है। ठीक। इसका मतलब हम अपनी टेक्निकल जुबान में थ्रॉबिंग कहते हैं। इसका मतलब कि ये हेडेक जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी हो जाती है। अच्छा, और ये वाली दर्द आपकी आईब्रोज तक भी ट्रेवल करती है? आईब्रोज तक भी ट्रेवल करती है। अच्छा, अगर ये आईब्रोज तक ट्रेवल करे और इसके नीचे भी चली जाए तो इसका हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर
क्लस्टर हेडेक होती है। ठीक है। इसकी बहुत सारी किस्म। अच्छा, एक और हमारे पास, डॉक्टर साहब ये डेंजरस तो नहीं है इतनी? इनमें से कोई भी डेंजरस Dangerous नहीं। नहीं, ये मैं ठीक। सारी रूटीन की बता रहा रूटीन की हूँ, headache। क्योंकि बताने का मकसद ये है हमारे सुनने और देखने वालों को कि हर हेडेक ख़तरनाक नहीं होती। ओके। अच्छा, इसके बाद साइनस हेडेक होती है कि जिनका साइनसेस ख़राब है, वो सिर्फ फ्रंटल एरिया में होगी। किसी का ज़ुकाम लग गया, फ्लू हो गया, उसके साथ हेडेक शुरू हो जाएगी। फिर पिछले दिनों डेंगू बहुत ज़्यादा था। डेंगू की टिपिकल हेडेक थी, आंखों के पीछे हेडेक होती थी। आप यानी आंखों के पीछे दर्द है, वो सर तक जाती है, वो जो ये भी ख़तरनाक नहीं है। उसके बाद फिर जो ख़तरनाक वाली हेडेक है, जिसके जो विच इज़ अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग, जिसके साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाए, सर में दर्द हो, चक्कर आने शुरू हो जाएं, और बाज़ औक़ात किसी हेडेक के बाद अगर कोई दौरा पड़ जाए, तो ये रेड फ्लैग्स हम इनको कहते हैं। ओके। हम इसीलिए मैं यही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बाकी माइग्रेन के भी हम बात करते हैं कि हमें ये तो पता हो कि हेडेक की किस्म कौन सी है, और 90% हेडेक से परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। डॉक्टर साहब, जो दर्द शकीका या आधे सर का दर्द हम जिसकी बात भी करने वाले हैं, ये बेसिकली जो नॉर्मल जिस इंसान को सर दर्द रहता है उसी को आधे सर का दर्द होगा इन फ्यूचर, या डिपेंड करता है, या किसी को भी वन फाइन डे आप उठें और आपको आधे सर के दर्द की तकलीफ में आप मुब्तला हो गए, या जो इंसान अक्सर सर दर्द का शिकार रहता है वही दर्द शकीका में या माइग्रेन में मुब्तला होगा? सारे सर की जितनी भी मैंने आपको पहले भी किस्में बताई हैं, ये बिल्कुल और चीज़ है। जो माइग्रेन है, ये पूरा एक और फिनोमेना है। फिनोमेना है। यानी माइग्रेन होने से पहले अक्सर लोगों को पता चल जाता है। अच्छा। उसको हम ऑरा कहते हैं। क्या सिम्टम्स कि उसके? उसको क्या पता लग जाएगा कि मुझे दर्द होने वाली है, उसकी नौजिया होना शुरू हो जाएगा, एकदम जो ब्राइट लाइट है वो चुभना शुरू हो जाएगी। जैसे लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, जिनकी जॉब कंप्यूटर रिलेटेड है, उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चमक मुझे चुभना शुरू हो गई है। और हर एक की अपनी अपनी साइंस है, उसको पता लग जाएगा कि मुझे दर्द होने वाली है। फिर वो दर्द की एक साइड से शुरू होगी, पूरे एक साइड इन्वॉल्व करेगी, एक पीक पे जाएगी, और उसके बाद वो चंद मिनट से लेके चंद दिन तक रह सकती है। चंद मिनट से लेकर चंद दिन तक? ओके। डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा है। खास रीज़न? हार्मोन्स, हार्मोन। हार्मोनल लेवल्स का, स्ट्रेस का और बॉडी स्ट्रक्चर का फ़र्क है। So females are more prone to stress because of their hormonal imbalance. They get more headaches. ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, और अब तो ख़वातीन मर्द दोनों काम करते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाहर जाते हैं। अब अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं और आपको माइग्रेन अटैक उस वक्त हो चुका है, तो फौरी तौर पर क्योर या उसको कंट्रोल करना, क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने कंप्यूटर लगा हुआ है, या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, जस्ट अपने आप को उस जगह से अलग करने थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट्स होंगी, जितना ज़्यादा कंप्यूटर की ब्राइट रोशनी होगी, जितना ज़्यादा शोर होगा, दैट विल ट्रिगर द हेडेक। ओके। वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही आप अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, किसी पुरसुकून जगह पे आएंगे, तो हेडेक का जो लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। बाज़ लोगों को फिर हेडेक ज़्यादा हो तो फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ खाने की चीज़ें भी इसमें फ़ायदेमंद साबित होती है? जिस तरह वंस आई हेड कि अगर आप चॉकलेट खाएं तो वो भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा दे सकती है, या कुछ इस तरह की और ड्रिंक्स? आई गेस चॉकलेट शायद नहीं खाना, या कैफीन नहीं लेना, कॉफ़ी नहीं लेनी, या कुछ आप बताएं। देखिए, जितनी चीज़ों जो भी चीज़ें स्टिमुलेंट हैं, अच्छा। जैसे ड्रिंक्स, फजी ड्रिंक्स हैं, जैसे कॉफ़ी है जिसमें कैफ़ीन है, ड्रिंक्स में भी कैफ़ीन है, दैट कैफ़ीन स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट करती है, सो दैट कैन ट्रिगर हेडेक। तो हमें जब भी सर का दर्द महसूस होता है तो हम तो सबसे पहले चाय कॉफ़ी की तलब होती है। वो दर्द की नौयत मुख्तलिफ होती है। माइग्रेन में आपने नहीं, माइग्रेन हम प्रेफरेबल होता है कि ना लें माइग्रेन में आप, क्योंकि दैट कैन इवन एनहांस द पेन। ओके। और उसमें अच्छा, दूसरी बात है कि माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है जैसे ये हर एक की पर्सनलाइज हो जाती है। ठीक। हर एक को पता चल जाता है कि मैं ये करूँगा तो मैं बेहतर हो जाऊँगा, और जो मैं करूँगा वो ज़रूरी नहीं कि आप भी करें तो वो बेहतर हो जाए। सो देयर आर सर्टेन रूल्स जिससे आप उस माइग्रेन को डायग्नोज भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये लाइफ टाइम आपके साथ है ये डिजीज़, या इस पर काबू पाया जा सकता है विद द टाइम? मुश्किल है। हाँ, इट कैन बी मैनेज किया जा सकता है। अगर हम कहें कि जी कोई फ़लाँ दवाई खाने से, फ़लाँ टीका लगवाने से अगर ये मुस्तकिल तौर पे क्योर हो जाएगी, तो ये थोड़ा मुश्किल है। हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, वक्फा बढ़ जाता है, पेन की ड्यूरेशन कम हो जाती है, दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है। तो सर, कोई मेडिकल होम रेमेडीज़ भी इसमें इफेक्टिव हो सकती हैं? होम रेमेडीज़ में सबसे जो बड़ी चीज़ है वो दैट इज़ स्ट्रेस।
और वो जो भी बंदे को पता, अगर मेरी नींद पूरी नहीं है, अगर मेरी खुराक पूरी नहीं है, अगर मुझे ज़्यादा रोशनी से हेडेक हो रही है, टीवी देखने से शुरू हो जाती है, वो चीज़ें अवॉइड करें। लेकिन आप ये कहें कि मैं फ़लाँ चीज़, लेकिन हम हर हेडेक में हम मोस्टली ये कहते हैं अपना जो वाटर लेवल है, पानी का जो जिस्म के अंदर मकदार उसको पूरा रखें। अगर वो चीज़ें, ब्लड प्रेशर ठीक रहे, नॉर्मल रहे, कम ना हो, तो यू कैन गेट बेटर। ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग पेन किलर का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर रहे थे क्योंकि वर्क प्लेस पे हैं, सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, आपको काम भी करना है और आपको एवरी सेकंड डे आपको वहाँ पे आप ये कंप्लेन नहीं बता सकते कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दैट। तो ऐसे लोग फिर उस चीज़ से बचने के लिए, उस झंझट से बचने के लिए पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इज़ इट राइट? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यस। तो सबसे पहले तो मशवरा मैं दूंगा, गेट द कॉज नोन एंड देन ट्रीटेड। ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है, कम या ज़्यादा ठीक किया जा सकता है, इसके अलावा साइनसेस ठीक किए जा सकते हैं। सो मेरे ख्याल में 70% ऑफ द हेडेक्स कैन बी ट्रीटेड व्हेन यू फाइंड द कॉज। हम कॉज ढूंढ लें, थोड़ी सी दवाई ले लें, थोड़ी सी उसकी एहतियात कर लें, तो 70% ज़्यादा हेडेक्स, वर्क बेस्ड हेडेक्स ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को भी शिकायत हो सकती है? जी, बहुत ज़्यादा। किस एज ग्रुप के? किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को। बच्चों की सिर्फ ये निशानी याद रखें कि अगर बच्चा जो है एक सर दर्द की बार बार शिकायत कर रहा है, एक ख़ास वक्त में कर रहा है, उसके साथ उसको उल्टियाँ शुरू हो गई या कोई फिट पड़ गया, सो इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डेंजरस। डॉक्टर शहजाद, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और ब्रीफली आपने बताया कि सर की दर्द के हवाले से सिम्टम्स एंड रीजंस और इसका क्योर भी आपने बताया। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद आपको करेंगे जॉइन। स्टे विद अस। Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan. वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं, चूँकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान की ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह आपका और हम सबका साथ भी रहेगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए, उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी, मेरे आका, किस तरीके से रमज़ान को उसका इस्तकबाल करते थे। और रमज़ान की रूह को समझना बेहद ज़रूरी है। महज अपनी भूख को रोके रखना इसका मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। इस सब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। उसामा शाह बुखारी साहब हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा उसैदुर रहमान साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। उसामा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान को किस तरीके से वेलकम करते, उसका इस्तकबाल करते? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अहम मौजू है और मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। तो क्योंकि रमज़ान मुबारक की आमद है, हो सकता है कल या परसों रोज़ा भी हो, तो हमें रमज़ान मुबारक को इस्तकबाल कैसे करना है, उसको वेलकम कैसे करना है, उसे मरहबा कैसे कहना है, तो उसके लिए हमारे लिए बेहतरीन नमूना और उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही है। देखिए, हम जब कोई घर में मेहमान आता है, कोई एक्टिविटी करने लगते हैं या कोई भी चीज़ हमने करनी है, तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। और हमेशा आप देखें, जो काम बंदा बहुत अच्छे लेवल पे करता है, क्वालिटी के साथ करता है, उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी होती है। तो अगर रमज़ान मुबारक, क्योंकि ये एक बहुत अहम नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, तो ये फ़र्ज़ियत का मामला है, रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है और रमज़ान मुबारक को कैसे गुजारना है, इसके वाले से हमें सीखना भी चाहिए, प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो रमज़ान का तारुफ करवाया है, हमें उसको समझना है कि रमज़ान है क्या, जो हमारे पास मेहमान आने वाला है उसका तारुफ क्या है, उसके लेवल पर, क्योंकि हम देखते हैं ना मेहमान किस लेवल का है, उसके लेवल पे उसके मतलब प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस उसके किए जाते हैं। तो रमज़ान मुबारक के नबी पास
की लाइफ गुजार रहे होते हैं, हमारे लिए वही रूटीन की लाइफ होती है, ना हमें रोज़ों की फर्जियत का ख्याल होता है, ना बाजमा नमाज के अहतमाम का ख्याल होता है, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है, ना कुरान की तिलावत का अहतमाम होता है। तो हमें इस महीने में जो स्पेशली काम करना है वो कुरान की तिलावत जो है उसकी जब हम क़यामुल लैल में करते हैं तो कम अज़ कम उसको तर्जमे के साथ भी पढ़ना चाहिए। अल्लामा साहब, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा महज अपनी भूख रखने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला ने जो अहकामात जारी किए रोज़े के हवाले से, जो हम पर फ़र्ज़ हमें बताए, उनको पूरा करना पूरे प्रोटोकॉल के साथ, रोज़े की रूह को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा ऐसी हरकत होती हैं, हमारे अफ़ाल होते हैं जिसकी वजह से हम अपना रोज़ा ज़ाया कर देते हैं? ये जानना, इस पर बात करना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़े का जो कॉन्सेप्ट है, इसका फ़लसफ़ा ये है कि इंसान के अंदर सब्र पैदा किया जाए, तहम्मुल बर्दाश्त इंसान के अंदर आ जाए। सही। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमा दिया कि ये जो रमज़ान है ये सब्र का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, ये गम खारी का महीना है। असल ये एक समझ लें कि हमारे लिए एक प्रैक्टिकली जो चंद अय्याम होते हैं कि वो चीज़ें हमारे ऊपर हराम कर दी जाती हैं जो 11 महीनों में भी हमारे ऊपर हलाल होती हैं। और ये इसलिए होती हैं कि अब ये जो बंदिशें होती हैं, जो रूल्स, जो कवानीन होते हैं खुदा की तरफ से, ये इसलिए होते हैं कि हम बाकी जो 11 महीने हैं हम असल में अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं हम उनकी पाबंदी कर सकें। सही। अगर आप भूख से बच रहे हैं, आप यानी खाना नहीं खा रहे, खाना पीना और इस तरह जो है मुबाशरत से रुक जाना, ये तो रोज़े का एक हम Dear Pakistan, dear Pakistan. वेलकम बैक। और जब आप हो थकावट का शिकार, जैसे कि मैं हूँ इस वक्त, तो फरमाइश करेंगे अनम से हम कि हमें बना के दे फ्रेश अच्छा जूस। तो बिल्कुल नबीहा, आज हम रूह अफ़ज़ा की किचन में बेसिकली रूह अफ़ज़ा ऑरेंज स्ट्रॉबेरी जूस बना रहे, क्योंकि ऑरेंज जा रहा है और स्ट्रॉबेरी जो है वो भी सीजन में है, कुछ टाइम तक चलती रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा सा बड़ा रिफ्रेशिंग अब तो क्योंकि वेदर भी चेंज हो गया है तो आप बेशक उसमें थोड़ी सी आइस भी डाल लेते तो उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो सिंपल जरा नहीं, मौसम काफी चेंज हो गया है। हाँ, काफी गर्मी काफी आ गई है। अच्छा जी, सिंपल ये है, स्ट्रॉबेरीज हैं तकरीबन 2 कप के करीब, और 2 मैंने इसके अंदर ऑरेंजेस ऐड किए हैं। तो ये मैं इसको डालूंगी पहले इसके अंदर, और उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा जो पानी है। अच्छा, आप इस मोमेंट के ऊपर पानी कम डालकर आप इसके अंदर जो है कोई भी व्हाइट सोडा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी, और इसी के अंदर ही मैंने ऐड ऑन किया हुआ था काला नमक। ठीक है, काला नमक जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है। अच्छा, आप चीनी की जगह अगर हम रूह अफ़ज़ा ऐड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम चीनी बिल्कुल क्वांटिटी कम। हाँ जी, तो उस हिसाब से मैंने चीनी की क्वांटिटी कम ही रखी, क्योंकि मैंने इसमें अगर आप सिर्फ शुगर ऐड कर रहे हैं तो तब आप इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून डालेंगे इस शुगर के। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमदर्द का जो ये है रूह अफ़ज़ा, ये जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर हमदर्द की जो हनी है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूंगी पानी, ताकि अच्छी सी जो है इसका एक जूस सा बन जाए। ठीक है, पानी आपकी अपनी मर्जी है कि हमने कितना उसमें ऐड करना है। बिल्कुल, अगर आप इसमें सोडा ऐड कर रहे हैं, कोई भी व्हाइट सोडा ऐड कर सोडा ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर आप पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे ताकि सिर्फ एक उसकी ग्रेवी टाइप की बन जाए। ठीक है। अच्छा, एक साथ तो ये कि हमने इसको कितना चंकी रखना है या जी। अच्छा, हाँ, ये भी बिल्कुल मैं यही बात करने लगी थी कि अगर आप चाहें तो इसको जो है आप थोड़ा सा चंकी फॉर्म में भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको जो है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों चॉइस आपकी अपनी है, ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस फॉर्म में रखना चाहते हैं अपने जूस को। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी ऑरेंज रूह अफ़ज़ा जूस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। जैसे कि पीच का सीजन भी और वो भी हम चेंज कर सकते हैं इन सेम रेसिपी की तरह। अब ऑरेंज चला जाएगा, उसकी जगह आप इसको पीच के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर, मैंने शायद हम लोगों ने एक दफ़ा पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो थोड़ा सिट्रिक फ्रूट है, ये जैसे किन्नू है, हमने इसके साथ ऐड ऑन किया है, तो स्ट्रॉबेरीज के साथ जब आप उसको बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी तरह अगर आप स्ट्रॉबेरी के साथ जो है एप्पल को कर लें या आप उसके साथ पीच को कर लें, तो बहुत अनम अच्छा flavor। रमजान अब चूंकि हाँ जी। आमद है और जूसेस और फ्रेश जूसेस की बात ही क्या है, बजाय कि आप डब्बा का कोई भी जूस यूज करें, हाँ मेरे जी। ख्याल से कोई उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल। उससे अच्छा ये कि आप बच्चों को या घर में या इफ्तार टाइम पे फ्रेश जूस हाँ। घर का बना हुआ तैयार करें तो वो सबसे ज्यादा हेल्दी है। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा ख्याल है कि अभी तक मैंने रूह अफ़ज़ा के काफी ज्यादा जूसेस की रेंज जो है वो अनम, मैंने सिखा दी हुई है। रूह अफ़ज़ा रमजान की आमद और रूह बिल्कुल। अफ़ज़ा का और रमजान का साथ वैसे भी बड़ा पुराना है। बिल्कुल और ऐसा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ना हो, लेकिन आप उसमें इतनी सारी इनोवेशन ले आती है जब बिल्कुल। आप उसमें फ्रूट ऐड कर हाँ जी, देती हैं, बिल्कुल। तो वो रूह अफ़ज़ा और फ्रेश फ्रूट का जो एक मिक्सचर तैयार हो जाता है वो बहुत हेल्दी और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है ना। फाइनल रेसिपी शेयर कर दें। सिंपल जी, इसमें तकरीबन 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज थी, 2 मैंने बड़े साइज के जो किन्नू होते हैं वो लिए थे, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की, 2 टेबलस्पून हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड ऑन किया है, इसमें ब्लैक सॉल्ट किया है टू टेस्ट, उसके बाद इसमें पानी ऐड किया है। अगर आप इसमें वाइट सोडा ऐड करते हैं तो पानी की क्वांटिटी आप कम कर देंगे। मैंने अकॉर्डिंग टू जो क्वांटिटी थी उसके हिसाब से मैंने 2 ग्लास जो है वो पानी के इसके अंदर ऐड ऑन किए थे, ब्लेंड किया है, ब्लेंड करने के बाद इस तरह से ग्लास में सर्व कर दिया इसको। थैंक यू सो मच अनम, आपने रेसिपी शेयर की। और चूंकि रमज़ान आ रहा है, बिल्कुल तो हमें तो बहुत सारी रूह अफ़ज़ा की एंड फ्रेश फ्रूट जूसेस की रेसिपीज अभी चाहिए होंगी और दावतें वगैरह भी होती रहेंगी, तो आप सारी रेसिपीज जनाब लिख के रख लें ताकि जो नई नई रेसिपीज है वो ख़वातीन बना के सबको इम्प्रेस करती रहें। जनाब चाहेंगे आपसे इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Neo Pakistan